कविता गुस्से में रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, भाभी ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? तुम्हारा ऑपरेशन हुए 1.5 महीना हो चुका है। कब से माँ ही सारा काम संभाल रही है। अब तुम घर संभाल लो। आखिर घर की बहुएं घर संभालने के लिए ही तो होती हैं। इस उम्र में भी मेरी माँ को काम करना पड़ रहा है। कविता ने अपनी भाभी को ताना मारते हुए कहा। कविता की तीखी आवाज सुनकर आरती का दिल कांप उठा। उसकी आंखें भर आईं। वो धीमे स्वर में बोली, दीदी, डॉक्टर ने साफ मना किया है। मेरे टांके अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। दर्द अब भी बना रहता है। ऐसे में ज्यादा काम कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे ऑपरेशन के टांके एक बार पक चुके हैं। मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। अभी भी ऑपरेशन के टांकों में दर्द हो ही रहा है। ऐसे में मैं घर के काम कैसे कर सकती हूँ? कविता ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब? तो फिर हमसे तुम्हारा काम नहीं होगा। एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर बैठ जाओ। वहां पर तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा कर लेगी। ये सुनते ही आरती की आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद को संभालते हुए बोली, मेरी माँ खुद बहुत कमजोर हैं। कैंसर से उबरने के बाद उनकी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती। वो तो खुद अपना ख्याल बहुत मुश्किल से रख पाती हैं। मेरी देखभाल कैसे करेंगी? कहते कहते उसे अपनी हालत पर तरस आने लगा। आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ऐसे समय पर कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसके दर्द को समझ सके। ऊपर से बच्चे को भी उसे ही संभालना पड़ता था। जब प्रेग्नेंट हुई थी तो कितनी खुश थी। उसे लगता था कि वो माँ बनेगी। घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजेगी। उसकी सास भी तो शादी के तुरंत बाद से ही उसके पीछे पड़ गई थी कि बहू खुशखबरी सुना दो। शादी के 2 सालों के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे लगा कि सास बहुत खुश होगी। लेकिन सास ने तो गर्भावस्था के दौरान भी उसका ध्यान नहीं रखा। उल्टा उससे खूब ज्यादा काम करवाती थी और कहती थी कि ज्यादा काम करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। आराम की आदत मत डालो। लेकिन फिर भी उसका ऑपरेशन हो ही गया तो उसके लिए भी उसकी सास उसे ही ताने मारने लगी। जरूर तुमने काम चोरी की होगी, घर का काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा ऑपरेशन हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी कि पूरे घर का काम करो, लेकिन तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते थे। वो उस वक्त असहनीय दर्द में थी। बिस्तर से उठना तक मुश्किल था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बस मन ही मन यही सोचती रही, क्या सच में उसने कोई गलती की थी? वो कुछ बोली तो नहीं, बस इतना ही सोचती रह गई कि घर के कामों में मैंने कौन सी कमी रखी थी। तभी उसका पति केशव दवाइयों का पैकेट लेकर अंदर आया। माँ की बात सुनकर वो बोला, माँ, ये सब कहने का समय है क्या? 9 महीने आपने इसे चैन से बैठने नहीं दिया। आज भी इसे ही दोष दे रही हो। पूरे समय तो तुमने इससे खूब जी भरकर काम लिया है। मैं तुमसे कितनी बार कहता था कि इसे थोड़ा आराम भी करने दो, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज भी इसे ही कोस रही हो। तब उसकी माँ गुस्से में कहने लगी, तेरी पत्नी अनोखी माँ बन गई है क्या कि इसका पक्ष लेकर मुझसे लड़ रहा है? वो दोनों हॉस्पिटल में ही झगड़ने लगे थे। अस्पताल में ही माहौल बिगड़ गया। आरती से और सहा नहीं गया। वो रोते हुए बोली, मेरी वजह से आप लोग लड़िए मत, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बोलते बोलते वो रो पड़ी थी तो केशव जाकर उसका सिर सहलाने लगा था और उसकी सास गुस्सा होकर घर चली गई थी। उस दिन के बाद से वो दोबारा हॉस्पिटल में उसे देखने भी नहीं आई थी। जब अस्पताल से छुट्टी होने के बाद आरती घर आई तो सास का मुंह और भी टेढ़ा ही था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें घर के काम संभालने होंगे। केशव ने साफ कह दिया था कि अब उसकी पत्नी पूरा आराम करेगी और घर का कोई काम नहीं करेगी। उसने काम वाली बाई भी लगवा दी थी ताकि आरती को ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन इस पर भी आरती की सास और ननद मिलकर उसे ताने मारती रहती थीं कि तुम घर के काम जल्दी शुरू करो। आखिरकार जब आरती ने घर के काम करने शुरू किए तो उसके टांकों में भयंकर दर्द हुआ और उसके टांके पक गए।
तब डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए साफ साफ शब्दों में कहा। फिर केशव ने घर में आकर अपनी माँ और बहन को खूब डांटा था। लेकिन आज फिर से उसकी ननद ताने मार रही थी। आरती भरे गले से बोली, दीदी, जब एक औरत माँ बनती है तो उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप मेरी तकलीफ को समझती क्यों नहीं? तब वो गुस्से में कहने लगी, तुम्हारी तकलीफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ घर के काम ठीक से होने चाहिए। ठीक उसी वक्त केशव ऑफिस से घर आ गया। उसने बहन की बातें सुन ली। वो कहने लगा, तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि इसे देखभाल की कितनी जरूरत है। अगर घर में काम वाली बाई लगवाने के बाद भी तुम लोग इसकी देखभाल नहीं कर पा रही हो, तो इससे अच्छा कि मैं इसे मायके ही पहुंचा दूं। वहां पर मैं एक और काम वाली बाई लगवा दूंगा तो मेरी पत्नी की देखभाल हो जाएगी। कम से कम जब ये बिस्तर पर रहेगी तो कोई ताना तो नहीं मारेगा। पति की बात सुनकर आरती की आंखों में राहत के आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि चलो, कम से कम मेरे पति ने मेरी परेशानी को समझकर उसे दूर करने का कोई उपाय तो निकाला। उसके बाद केशव ने यहाँ से काम वाली बाई हटा दी और अपने ससुराल में एक काम वाली बाई और एक कुक रखवा दी, जिससे कि आरती का समय अब आराम से कट रहा था। 1 महीना बीत जाने के बाद जब उसके टांके पूरी तरह से ठीक हो गए, तब वो वापस ससुराल चली गई। फिर केशव ने यहाँ भी काम वाली बाई दोबारा लगवा दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पर काम का अत्यधिक दबाव पड़े। उसकी माँ गुस्से से भुनभुनाते हुए कहने लगी, तुझे तो बस अपनी पत्नी की परवाह है, हमारे लिए तो काम वाली बाई भी नहीं लगवाई तूने। तब केशव झल्लाते हुए बोला, तुम ही तो कहती थी कि मुझे काम वाली बाई का काम पसंद नहीं आता है। तुम उसे रोज रोज भगाने के उपाय ढूंढती थी, और जब मैंने उसे निकाल दिया तब तो तुमने कोई शिकायत नहीं की। तो अब क्यों बोल रही हो? उसकी माँ खामोश रह गई। घर में खींचातानी हमेशा ही चलती रहती थी और आरती किसी तरह पति के प्यार के सहारे दिन गुजार रही थी। इसी बीच उसकी ननद कविता के लिए मयंक का रिश्ता आया तो जल्दी ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो विदा होकर ससुराल चली गई। तब जाकर घर में थोड़ी शांति रहने लगी, क्योंकि अब सास को अक्सर अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी और वो बहू को ज्यादा परेशान नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीत गया। साल भर के बाद कविता ने भी खुशखबरी सुनाई। उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तू जितनी जल्दी हो सके मायके आ जा। यहाँ पर मैं और तेरी भाभी मिलकर तेरी खूब देखभाल करेंगे। ये सुनते ही आरती हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि मेरी डिलीवरी के समय तो इन लोगों ने मेरी जरा भी देखभाल नहीं की थी, और आज मुझसे कितनी उम्मीदें रखी जा रही हैं। खैर, कुछ महीनों के बाद उसकी ननद मायके आ चुकी थी। तब आरती भले ही घर संभाल रही थी, लेकिन ननद का एक्स्ट्रा काम वो नहीं करती थी। इस पर उसकी सास गुस्से से भड़क उठती थी। तो आरती कहने लगती, आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी देखभाल करिए ना। जब मेरा समय था तब क्या आप लोगों ने मेरी देखभाल की थी? इस पर उसकी सास कहती थी, तुम मेरी बेटी से जलती हो। लेकिन आरती इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। डिलीवरी का समय आने पर कविता का भी ऑपरेशन हुआ। ऐसे समय पर इंसानियत के नाते आरती उसकी देखभाल करने लगी, क्योंकि उसे अब अपना समय याद आ रहा था। एक दिन जब वो अपनी ननद को सहारा देकर वॉशरूम की ओर ले जा रही थी, तो उसकी ननद रो पड़ी और कहने लगी, भाभी, मेरे टांकों में बहुत दर्द हो रहा है। तब आरती धीरे से बोली, ननद जी, आज आपको पता चला कि ऑपरेशन का दर्द क्या होता है? जब मुझे दर्द होता था तब तो आप कहती थी कि मैं बहाना बना रही हूँ। ये सुनकर कविता शर्मिंदा हो उठी और उसका सिर झुक गया। उसके बाद आरती ने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद कविता ने खुद ही अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहा, आपकी डिलीवरी के समय हमने आपका ध्यान नहीं रखा, हमेशा आपको काम करने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज जब मैं खुद उस जगह पर खड़ी हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये टाँके कितने चुभते हैं और उनकी पीड़ा क्या होती है। मुझे माफ कर दो भाभी। गुजरा हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता।
लेकिन इस परिस्थिति में मुझे बहुत ग्लानि महसूस हो रही है कि हमने आपको उस वक्त कितना परेशान किया। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं। तभी उसकी माँ भी कमरे में उसके लिए फल काट कर ले आई। कविता अपनी माँ को समझाते हुए बोली, हमने भाभी के ऑपरेशन के समय उनका ध्यान नहीं रखा, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन की पीड़ा क्या होती है। इसलिए आगे से तुम कभी भी भाभी को परेशान मत करना। अब मैं भी किसी के घर की बहू हूँ और मुझे भी समझ में आ रहा है कि पराये घर में जाकर उस घर को अपना मानकर सारे फर्ज निभाना कितना मुश्किल होता है। और बदले में अगर घर वाले अपनापन, प्यार और सम्मान न दें तो बहू के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। ये सुनकर उसकी माँ एकदम से खामोश हो गई। वो बहू की ओर कातर नजरों से देखने लगी। आरती चुपचाप सिर झुकाए माँ और बेटी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रही थी। दोस्तों, बहू भी इंसान होती है, उसका दर्द समझना सीखिए, क्योंकि जो आज बहू है कल माँ भी वही बनेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।